अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बाकायदा आगाज़ करते हैं बुलेटिन का और आपको बताएं कि गजा में इंसानी बहरान बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। फ्यूल बंदिश से गजा के 12 अस्पताल और 32 सेहत के मराकज़ बंद हो चुके हैं। तेल की कमी पर मजीद अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। बड़ी लोड शेडिंग के बाद गजा पट्टी में कायम इंडोनेशिया के अस्पताल की बिजली बहाल। 50,000 फलस्तीनी हामिला खवातीन का मुस्तकबिल और जिंदगी दाव पर लगी हुई है। आलमी इदारे सेहत ने दुनिया से फौरी तौर पर इसराइली दरिंदगी रुकवाने की अपील की है। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 65 तिब्बी एहलकार शहीद, 25 एम्बुलेंसेस तबाह, 12 अस्पताल और 32 सेहत के मराकज़ बंद हो चुके हैं। तेल की कमी पर मजीद अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। गजा भर के अस्पतालों में फ्यूल खत्म होने से जनरेटर्स बंद हो रहे हैं। शुमाली गजा में कायम इंडोनेशिया के अस्पताल की बिजली बहाल की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करीब में बिजली न होने के बाइस 2/3 हेल्थ के मराकज़ में काम बंद हो गया है। गजा पट्टी में 3 बड़े अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। डॉक्टर बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरीज करने पर मजबूर हैं। 50,000 फलस्तीनी हामिला खवातीन का मुस्तकबिल और जिंदगी दाव पर लगी हुई है। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया से फौरी तौर पर इजरायली दरिंदगी को रुकवाने की अपील की है। पूरी दुनिया की कवानीन और ज़ाब्तों को इसराइल ने पैरों तले रोंद दिया। एक बार फिर गजा को वहशियाना जारहियत का निशाना बना दिया। खान यूनिस के अस्पताल अल-अमल पर मिसाइल दाग दिया गया। गजा में साबिरा और शतीला जैसे खून रेजी की तारीख दोहरा दी गई। मस्जिद अक्सा को भी मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया। नमाजियों को मस्जिद के अहाते में जाने से रोक दिया गया। गजा पर इजरायली सफाखाना बमबारी न रुकी। गजा में भी साबिरा और शतीला में खून रेजी की तारीख दोहरा दी। ताज़ा जारहियत में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। इसराइल ने वादी गजा के अल बरीजी कैंप, दीर उल बलाह और अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत शुमाली रफाह और खान यूनिस गवर्नेट में बमबारी की और इन इलाकों को खंडर में बदल दिया। दूसरी जानिब सेहूनी फौज की जानिब से ज़मीनी पेशकदमी किसी भी वक्त हो सकती है। गजा के किनारे फलस्तीनी घरों से बच्चों और शहरियों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। नमाजियों को मस्जिद के अहाते में जाने से रोक दिया। इसराइली हुकूमत ने सिर्फ यहूदियों को इबादत के लिए मस्जिद में जाने की इजाज़त दे दी। कई महीनों में ये पहला मौका होगा कि जब अल अक्सा को मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में फलस्तीन में जख्मियों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इसराइल के 5,431 शहरी जख्मी हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका गजा में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मुनाफिकाना तर्ज अमल तर्क कर दे। तुर्क सदर का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। रूस ने कहा है कि अमरीका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मरकज नहीं होगा। फ्रांस ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइल हमास जंग बंदी के लिए कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की हुकूमत को 2 पैगामात मौसूल हुए हैं, जिनमें खित्ते में तनाव पर तबादला ख्याल किया गया है और ईरान को कहा गया है कि वो जारी मामले में खुद को भी मुलव्वस होने से रोके और दीगर ममालिक को भी तरगीब दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका गजा में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मुनाफिकाना तर्ज अमल तर्क कर दे। तुर्क सदर का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि मगरबी ममालिक की खामोशी से गजा में बहरान में इजाफा हुआ है। रूस ने कहा है कि अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मरकज नहीं होगा। क्रेमलिन के बयान में वाजे किया गया है कि आइंदा दुनिया का जो भी नक्शा बनेगा वो अमेरिका के गिर्द नहीं घूमेगा। फ्रांसीसी सदर का तल अवीव का दौरा। इसराइल को अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया। इसराइली सदर ने शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए आलमी इश्तराक पर जोर दिया है। और नाजरीन, सोशल मीडिया पर जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी, फ़लस्तीन और इसराइल नामों के हैशटैग्स लगाते ही आपकी पोस्ट गायब हो जाएगी। जी हाँ, सोशल मीडिया जायंट्स ने खुफिया पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के डीप पॉकेट्स इसराइल के दिफा के लिए सरगर्म हैं। गूगल ने इसराइल में गूगल मैप इस्तेमाल करने वाली ऐप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इसराइल के दिफा के लिए हाईटेक कंपनियों में बैठे सहूनी एजेंटों की कार्रवाइयां शुरू। सर्च इंजन गूगल ने इसराइल में गूगल मैप इस्तेमाल करने वाली ऐप्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। ये इकदाम इसराइली जमीनी पेशकदमी को कामयाब बनाने के लिए किया गया है। कंपनी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई, ताहम इसकी वजह वाज़े नहीं की गई। गूगल की जानिब से कहा गया है कि कशीदगी वाले इलाके में मुकामी लोगों की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया गया है। मेटा कंपनी के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फलस्तीन से मुतालिक मवाद को भी रोकने का सिलसिला जारी है और ये रुकावटें अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक जारी हैं। इसके तहत हैशटैग जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी फलस्तीन और इसराइल को टैग किया जा रहा है, वो पोस्ट गायब की जा रही है। टिकटॉक पर भी यही सूरत हाल है। एक्स और यूट्यूब पर भी ऐसा ही कुछ जारी है। गजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी के लिए इमदादी कोशिशें। गुज़श्ता रोज 20 ट्रक गजा में दाखिल हुए। एक हफ्ते में 34 ट्रक गजा पहुंचे।
अक़वाम मुत्तहिदा ने मेडिकल समेत दीगर इमदादी सामान के साथ ईंधन पहुँचाने पर भी जोर देते हुए इजराइल से मुतालबा किया है कि वो मज़ीद इमदादी काफिलों को गजा जाने दें। एक हफ्ते में 34 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदाद गजा पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज तक रफा बॉर्डर से 20 इमदादी ट्रक्स गजा पहुँचे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी काफिलों को दाखिले की इजाज़त दे, क्योंकि अब तक दी जाने वाली इमदाद गजा को रिलीफ देने के लिए नाकाफ़ी है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से बयान में कहा गया है कि गजा के लिए इमदादी ईंधन को जाने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन ये यकीन दहानी कराई जाए कि ये ईंधन हमास के हाथ नहीं लगेगा। उधर ह्यूमन राइट्स ने आगाह किया है कि इसराइल अब तक इमदादी काफिलों की रवानगी में रोड़े अटका रहा है, जो कि एक जंगी जुर्म है। 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद से इसराइल ने फलस्तीनियों के लिए खुराक, पानी, बिजली, गैस, ईंधन, इंटरनेट सब बंद कर रखा है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोके। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात में गजा में खूनरेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। मौजूदा सूरत हाल कई दहाइयों के जुल्म जबर का नतीजा है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फलस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबीश से मुलाकात की। गजा में फलस्तीनियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि गजा में बेगुनाह शहरियों की हलाकत पर गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर मुसलसल हमले काबिल मजम्मत है। मौजूदा सूरत हाल कई दिहाइयों के जुल्म और जबर का नतीजा है। जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ जराइम है। आर्मी चीफ ने 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर कायम होने वाली आज़ाद रियासत फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। पैगाम दिया कि बैनुल अक़वामी बरादरी इंसानी अलमिया को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए मुतहर्रिक हो, मज़ालिम को जारी रखने की हौसला अफजाई से बाज रहें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने 29 अक्टूबर को गजा मार्च का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवाम मार्च में शिरकत के लिए सबूत दें कि अवाम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। सिराजुल हक ने गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। हमारे 400 मुसलमान भाई शहीद किए गए। सिविलियन पर बमबारी जारी है, अस्पतालों पर बमबारी जारी है। इन मज़ालिम में एक तरफ अगर इसराइल है तो इन मज़ालिम में अमरीका 100% शरीक है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अस्करी ताउन करने वाला मुल्क भी इसराइल के साथ अमरीका है। इन हालात में पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हमने 29 अक्टूबर को बरोज़ इतवार अमरीकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्वीट किया कि अगर गजा में कोई वसूल करने वाला बाकी ना रहे तो इमदाद का क्या फ़ायदा होगा। हम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी को यकीनी बनाए। फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, ईंधन, बिजली और तिब्बी सामान की फराहमी बहाल की जाए। हम ऐसे जंगी जराइम पर आंखें बंद नहीं कर सकते जिन्हें सेल्फ डिफेंस कहा जा रहा है। आलमी क़यादत को जागना चाहिए। इजराइल की गजा पर बर्बरियत का ये कोई पहला वाक़या नहीं। 2008 से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके इजराइल अब तक गजा पर 5 फौजी हमले कर चुका है, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2008 में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले 23 रोज़ जारी रहे। 2012 में इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के सरबराह को निशाना बनाया और 8 रोज़ बाद मिस्र ने जंगबंदी कराई। 2014 में गजा पर इजरायली जारहियत सबसे तवील थी, जो 50 रोज़ तक जारी रही। गजा में तामीरात को भारी नुकसान हुआ और बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। 2021 में रमज़ान में मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर इजराइल ने वहशियाना हमला किया और गजा पर बमबारी की। मज़ीद तफसीलात साथी एंकर रजी बताएंगे। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का ये कोई पहला वाक़या नहीं। 2008 से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल गजा पर 5 फौजी हमले कर चुका है, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 2008 में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले 23 रोज़ तक जारी रहे। 2012 में इसराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के सरबराह को निशाना बनाया और 8 रोज़ बाद मिस्र की जानिब से जंगबंदी कराई गई। 2014 में गजा पर इसराइली जारहियत सबसे तवील थी, जो कि 50 रोज़ तक जारी रही। तामीरात को शदीद नुकसान हुआ। इसके अलावा अशिया ज़रूरिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। 2021 में रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक्सा पर दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर वहशियाना हमला किया गया और गजा पर बमबारी की गई
और 11 रोज बाद मिस्र और कतर की मदाखलत के बाद जंग बंदी मुमकिन हुई। इस साल 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इसराइली जारहियत को 2 हफ्तों से ज्यादा गुजर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। गजा में इंसानी बहरान और इसराइली सफाकाना बर्बरियत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान में पायदार अमन की कोशिशों पर इत्तफाक हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि दरसगाहें भी गैर महफूज हैं। जामिया कराची की तालिबात के सर पर असलहा तान कर ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की गई। मुतासरा तालिबा का कहना है कि हमने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस का कहना है कि मुबैना टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये वाक़या मुबीना टाउन में पेश आया। दर्सगाहें भी गैर महफूज। जामिया कराची में तालिबा को अगवा करने की कोशिश नाकाम। नामालूम अफराद ने तालिबात के सर पर असला तान कर जबरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की। मुतासरा तालिबा का कहना है कि हम लोगों ने भागकर जान बचाई, शादी हॉल में पनाह ली। हम लोग ना घर जा रहे थे, हमारी इवनिंग की शिफ्ट है, तो हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ 2 आदमी आए, उन्होंने गन लोड करी और जो ना हमारे सर पर रख दी और हम ना रिक्शे में हम लोग को बिठा रहे थे। और फिर जब हम लोग सब वहाँ से भाग गए ना, तो हमारे पीछे पीछे आए वो लोग। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़या स्ट्रीट क्राइम का मालूम होता है। मुबैना तौर पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फार्म हाउस में लड़की की हलाकत के बाद पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कराची के गेस्ट हाउसेज में 6 खवातीन और 15 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। बोल की खबर का असर, फार्म हाउस में लड़कियों की मुबैना हलाकत का मामला सामने आने पर कानून हरकत में आ गया। कराची में दरख्शा और बोट बेसन पुलिस ने खुफिया इतलात पर गेस्ट हाउसेज पर छापे मारे। डिफेंस, बदर कमर्शियल और बाथ आइलैंड के बंगलों में बनाए गए गेस्ट हाउसेज में कार्रवाइयां की गयी। 6 खवातीन और 15 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मर्दों में इफ्तिखार हुसैन, जहांगीर खान, मोहम्मद काशिफ, रामलाल, रमेश, राजा शुएब खान, बिलाल अहमद और साइम शामिल हैं। पुलिस ने तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में गेस्ट हाउस में गैर कानूनी छापों में SHO विमेन के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खातून पुलिस अफसर ने गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 13 नौजवान लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करके 1.5 लाख से ज़ायद की रकम हथिया ली। मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज करा दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका SHO विमेन ज़िला शर्की शाजिया मेमन गेस्ट हाउस से रिश्वत खौरी में मुलव्वस हैं। वाक़े के रोज़ मुअत्तल की गई SHO शाजिया की गाड़ी से कार्रवाई के बाद 1.5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम बरामद हुई थी। AVLC की कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। SSP मोहम्मद कलीम कहते हैं कि कराची से गाड़ियां चोरी और छीनने की वारदातों में कबाड़िए मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान पुरानी कार 1.5 लाख रुपए तक की लेते हैं और 10,000 के मुनाफे पर फरोख्त कर देते हैं। मैं उनमें से 2 लोगों ने, एक DIO लियाकताबाद ने 4 व्हील जो थी उसका, वो कबाड़िया जो 4 व्हील को लेते थे, काटते थे या प्रेस करके उसको बेच देते थे, वो गैंग एक अरेस्ट की। और दूसरा जो DIO लियारी ने 2 व्हील के रिलेटेड गैंग जो है वो बस्ट की और उनको कबाड़ियों को अरेस्ट किया। अमूमन ये 1.5 लाख के करीब गाड़ी लेता था और 1.60 में बेच देता था। टोटल जो 4 व्हील वाली गैंग में 10 मुल्ज़मान हैं और 2 वाली में 7 मुल्ज़मान हैं। टोटल 17 मुल्ज़मान हमने अरेस्ट किए हैं। 4 कबाड़ियों को अरेस्ट किया, जिनसे 2 बाइकें सलामत और 15 से 20 बाइकों के और रिक्शों के इंजन, 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें बाबर नामी शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मीर खान, असल मीर खान, ये बेसिकली साउथ वजीरिस्तान का है। फिर हमने राजा को जब उठाया तो उसने कन्फेशन की कि मैं जो कबाड़िया का काम भी करता हूँ और ब्रोकरी का काम भी करता हूँ, चोरी की गाड़ियाँ लेता हूँ, खुद भी उनको काट के बेचता हूँ। कराची में रवां बरस अब तक 70,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 100 से ज़ायद शहरी डाकू की गोलियों से मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर कराची मसाइलिस्तान बन चुका है। शहर में अरबाब इख्तियार की बद इंतजामी, बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अदम फरहमी और लाकानूनियत ने शहरियों की जिंदगी को मजीद अर्जा कर दिया है। रवां साल अब तक 115 से जायद शहरी दंदनाते डकैतों के हाथों जिंदगी गंवा चुके हैं और 500 से जायद शहरी डकैतों की गोलियों से जख्मी हुए या फिर उम्र भर की माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। CPLC के मुताबिक 9 माह में मजमूई तौर पर 67,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। सितंबर के 30 रोज में 8,441 वारदातें रिपोर्ट हुई। माह अगस्त में 8,207 वारदातें रिपोर्ट की गयी। सितंबर में गाड़ी छीनने की 15, चोरी की 192 वारदातें हुई। माह सितंबर में कराची वालों की 4,669
मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गयी। 2464 मोबाइल फोन्स और 730 मोटरसाइकिलें छीन ली गयी। कराची शहर के 110 थानों की ऑपरेशनल नफरी की तादाद 12,927 है। शहर को पुलिस के इंतजामी लिहाज से 3 जोन्स और 7 अजला में तकसीम किया गया है, लेकिन इन अजला के थानों में पुलिस नफरी की तादाद ना होने के बराबर है। कराची के हर थाने में औसतन 100 से 140 अहलकार तैनात हैं, जिन्हें 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। हर शिफ्ट में 60 से 70 अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गश्त के लिए हर शिफ्ट में 15 से 20 अहलकार ही मौजूद होते हैं, जो आटे में नमक के बराबर है। कुछ ऐसे थाने हैं, 4 या 5 में कहूँगा, कि जिनकी जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। ज़्यादा इशू जो है वो थानों पे नफरी की शॉर्टेज का है। तो वो मेरे ख्याल में अगर उसको एड्रेस किया जाए तो वो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 24 पुलिस स्टेशन हैं, जहां की कुल आबादी 38,22,325 नफूस पर मुश्तमिल है। सिक्योरिटी के लिए नफरी की तादाद 2,197 है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 18 पुलिस स्टेशन हैं, आबादी 39,50,031 है। नफरी की तादाद 2,231 है। डिस्ट्रिक्ट साउथ और सिटी में 25 पुलिस स्टेशन, कुल आबादी 23,29,764 और नफरी की तादाद 3,088 है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 8 पुलिस स्टेशन हैं, आबादी 26,79,380 है। नफरी 1,052 पर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट मलीर के 12 पुलिस स्टेशन में 1,562 पुलिस एहलकार तैनात हैं और यहाँ की आबादी 24,03,959 है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के 13 पुलिस स्टेशन में 1,606 एहलकार तैनात हैं। यहाँ की कुल आबादी 20,68,451 है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 10 पुलिस स्टेशन और नफरी की तादाद 1,191 है और 31,28,971 की आबादी है। इस तनासुब से शहर में 1,576 शहरियों पर 1 पुलिस एहलकार तैनात है, जो कि इंतहाई कम है। शहर कायद में रोज रोज बढ़ती हुई आबादी और उसके साथ साथ बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम इस बात का तकाजा करता है कि इस शहर में पुलिस की नफरी को बढ़ाने के साथ साथ इस शहर के थानों में भी इजाफा किया जाए। कैमरामैन हसन अली के साथ सालिक शाह, बोल न्यूज़, कराची। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। 1 नवंबर से भारी जुर्माने होने जा रहे हैं। कौन सा कानून तोड़ने पर क्या सजा होगी? होशियार, खबरदार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब 1 नवंबर से भारी जुर्माने होंगे। ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000, गाड़ी को 3,000 रुपए जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपए का जुर्माना होगा। हेडलाइट रोशन न होने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 रुपए, गाड़ी को 800 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। सिग्नल तोड़ने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार को 500 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक एहलकार के इशारे पर ना रुकने वाला मोटरसाइकिल सवार 400, गाड़ी वाला 800 रुपए जुर्माना भरेगा, जबकि स्कूल वैन में सेफ्टी रूल की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। खबर है कि सिंध हुकूमत ने कच्चे में ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार कर ली है। घोटकी में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास में IG पुलिस रिफत मुख्तार ने कच्चे के ऑपरेशन में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में IG ने बताया कि शिकारपुर और कश्मोर के कच्चे में 14 गैंग काम कर रहे हैं। अगवा में मुलव्वस बंगवार और तिगानी गैंग्स का खात्मा हमारी तरजीह है। अगवा की वारदातों में नुमायां कमी हो चुकी है। बहावलपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 4 मन मनशियात पकड़ ली गई। DPO बहावलपुर मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि अब्बास नगर पुलिस ने 2 मुलजिमान से 26 किलो से जायद चर्स और 129 किलो अफ्यून बरामद की है। मनशियात का बहावलपुर से खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी हो गई। नैब ने बयान दिया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना नहीं चाहते, ना ही जमानत पर कोई एतराज़ है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। कायद नून लीग एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सरेंडर करने के लिए एहतसाब अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, वो अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की जाती रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ ने बताया है कि अदालत में पेश क्यों नहीं होते रहे। क्या मुलजिम की अपनी मर्जी है कि वो वतन वापस आकर अपीलें बहाल कराने का कह सकता है? मामला इस अदालत में था, लेकिन आप दूसरी अदालत में चले गए। वकील आजम नजीर ने कहा, दूसरी अदालत से रिलीफ से मुताल्लिक हमने हाई कोर्ट को आगाह किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहले 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और पूरी स्टेट मशीनरी मुतहर्रिक थी, अब वही नैब पेश होकर कह रहा है कि कोई एतराज नहीं। क्या नैब कह रहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है? लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें। जस्टिस आमिर
फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वो वापस ले लें। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हाय क्या जोदे पशेमा का पशेमा होना, नवाज शरीफ को अदलिया और आइन सुरखरू करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब जब किसी चीज की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत की कि चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर बताएं, वाज़े बता दें ताकि फैसला देकर कोई और काम करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने सवाल किया कि फिर पूछ रहे हैं क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह पर कोई एतराज है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि नहीं, कोई एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के दायमी वारंट कलअदम करार दे दिए। तोशाखाना केस में भी जमानत मंजूर कर ली गई। 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। वतन वापसी के बाद कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा भी साथ थे। अदालत में नवाज शरीफ ने निशिस्त से खड़े होकर हाजिरी लगवाई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा की गई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि फर्द जुर्म के लिए तो नवाज शरीफ को आना ही पड़ेगा। अदालत ने जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की 3 दरखास्तों पर समाअत के बाद अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की। कानूनी टीम ने मचलके बाद में जमा भी करवा दिए। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। लिखा गया, नैब को नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने से मुताल्लिक दरखास्त पर आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। नवाज शरीफ पेश हो गए, नैब को गिरफ्तारी दरकार नहीं, लिहाजा वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। अदालत ने मजीद लिखा, वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं पर समाअत पर पेश नहीं हो सकते। नैब की जानिब से एतराज न होने पर प्लेडर की दरखास्त मंजूर की जाती है। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत जाने से मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शाहिद खान अब्बासी बोले कि मुल्की सियासतदान, अस्करी क़यादत और जुडिशल क़यादत एक साथ बैठेंगे तो मसाइल हल करेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बिलावल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का मसला इस वक्त मुआशी तरक्की है। हम जिस दलदल में धंसे हुए हैं और जिस तबाही के किनारे पहुंचा दिए गए हैं, जिस कर्जे के बोझ में हमें धंस दिया गया है, अगले 3 सालों में हमें 72 अरब डॉलर के कर्जे अदा करने हैं। अगर आज मुल्क के सियासतदान, मुल्क की असली लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बिलावल साहब का मसला है, उनके लिए लेवल प्लेइंग है। वो हमारे छोटे भाइयों की तरह इलेक्शन लड़ें, जो जीतेगा मुल्क का वजीर आज़म बन जाए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोई अनहोनी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ था, इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका गया। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। अपील करूंगा कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना आओ। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। डील के सवाल पर बोले कि वो नवाज शरीफ के तर्जुमान नहीं। एक बहुत बड़ी वाज़ेह चीज़ थी कि हम कहते थे कि ये नवाज शरीफ के लिए रोका गया है डेट। तो अगर हम सही हैं तो नवाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं और अब इलेक्शन का अनाउंस करो। गलत रास्ते से वो आए, बैक डोर इस्तेमाल किया, जो नज़र आ रहा है, नज़र भी आ रहा है, तो नवाज शरीफ तारीख का एक मिसाल बन जाएगा। मैं मियाँ साहब से अपील करूंगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्नाफ मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ, किसी के हाथ में नहीं आओ। मैंने पहले भी कहा था कि एक ही शख्स में खड़े हो गए महमूद है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। यहाँ साहब से कोई डीलिंग हुई है, वो दोबारा यहाँ पर आए हैं। मेरा अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमें जो ड्यूटी देंगे उसे पूरा करेंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिना अस्पताल लाहौर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए अस्पतालों की तामीर और बंद शोबाजात के ऑपरेशनल होने से मरीजों के इलाज में आसानी होगी। PIC के बाद एक बहुत बड़ा सेटअप बनेगा जो कार्डियोलॉजी का सिर्फ सेटअप होगा वहाँ पे। ऑलरेडी हमने एक कमेटी बना दी है जो डिज़ाइन और उसके सारी चीज़ को फाइनल करेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो PIC पे लोड कम होगा और एक और लाहौर में सेकंड स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी का सेंटर बनेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया है। साबिक़ दौर में दरख्वास्तों को सुने बगैर मुस्तरद कर दिया गया था। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफर कर दिया है कोर्ट पे और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो जमानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन जल्द होते देख रहे हैं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमें जो ड्यूटी देंगे हम उसे पूरा करेंगे। आइन की तरमीम के बाद प्योरली इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराना है, हम उनको असिस्ट करेंगे, हमारा कोई उसमें और इससे ज़्यादा रोल नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल कासिम अली शाह ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कासिम अली शाह की गिरा कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कासिम शाह ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने फ़न व अदब के फ़रोग़ के लिए हमेशा हौसला अफजाई और रहनुमाई की है। मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टोबा टेक सिंह का दौरा किया, वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, अद्वियात और सहूलियात से मुताल्लिक़ सवालात किए। मोहसिन नकवी ने कहा, अस्पतालों में हेल्थ केयर की सहूलतों की बेहतरी का मिशन है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टोबा टेक सिंह शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना का अचानक दौरा किया। थाने में स्टाफ की अदम मौजूदगी पर मोहसिन नकवी बरहमी का इजहार किया। थाने में स्टाफ की अदम मौजूदगी पर मोहसिन नकवी ने बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर होने वाली कार्रवाइयों को खुद चेक किया और हवालात में बंद मुलजिमान से केसेस के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद साइलिन से भी मुलाकात की और मसाइल पूछे। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, मिलकर काम किया जाए तो दरपेश मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का हाईकोर्ट बार सखर से खिताब, कहा, आइन की पासदारी होगी तो हमारी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी। मुल्क में फिर से कोई जमहूरियत को डीरेल ना कर पाए और जमहूरियत परवान चढ़े, कानून की हुक्मरानी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हो और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो और इसी तरीके से इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आएगी, इस मुल्क में खुशहाली आएगी, हम अपने लोगों की अजियतों को, उनके दुख दर्द को कम कर सकेंगे। मुझे कभी यकीन है और कभी उम्मीद है कि हम सब मिलकर अगर जद्दोजहद करेंगे तो आज की जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह जल्द छट जाएंगी और ये इस मुल्क में हम में सब में बहुत पोटेंशल है। अगर हम जद्दोजहद करें, कोशिश करें, काविश करें और उसके लिए सबसे ज़्यादा रूल ऑफ लॉ का इस्तेहकाम जो है वो ही बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर रूल ऑफ लॉ होगा, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो हमारी राह में कोई रुकावट नहीं रह जाएगी और कोई वजह नहीं है कि हम तरक्की ना कर सके, एक फ़ाल माशरा के क़याम में कामयाब ना हो सके। नवाज शरीफ को अदालतों का सामना करना है, हुकूमत नवाज शरीफ को अदालतों पर पेशी के लिए सहूलत दे रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान खान अचकज़ई की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। हुकूमत ने उनको इस हवाले से फैसिलिटेट करना है कि वो इस मुल्क में आएँ, वो अदालतों को फेस करें और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको बायोमेट्रिक है, वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में रिव्यू में जाना चाहिए ताकि हम एक लार्जर बेंच के ज़रिए इस जजमेंट को अनटर्न करें। आपने एक इशारा किया एक और पार्टी का, देखिए उन पर कोई पाबंदी नहीं है, माँ सिवाय 9 मई के संगीन वाक़यात में जो सहूलत हैं, जो प्लानर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है स्टेट जाएगी, भरपूर तरीके से जाएगी और ऑल आउट जाएगी। इस पे कोई अपॉलॉजी नहीं है, नोबडी इज अपॉलजेटिक अबाउट दैट। वो जिसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे एक पार्टी का कारकुन है, चाहे उसमें एक सरबराह है एक पार्टी का, अगर 9 मई के वाक़यात में उस पे एलिगेशंस है, ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में कौमी मफामत के एजेंडे पर किरदार की हामी भर ली। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुल्क तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कौमी मफामत के एजेंडे पर मुशावरत के लिए PTI से बातचीत का भी इम्कान है और PTI पहले ही कौमी मफामत के एजेंडे पर इत्तफाक कर चुकी है। नवाज शरीफ भी मीनार पाकिस्तान जलसे में कौमी मफामत का ऐलान कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सियासी जमातों में राबतों और मफामती एजेंडे पर इत्तफाक राय पर काम होगा।
PTI की 3 खवातीन रहनुमाओं ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी और फ़र्द कौमी कौज से बड़े नहीं होते। कॉज क्या है? हम एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं हो। कॉज जो है वो आगे होना चाहिए, और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिलके अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ में है, उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। हमारा मुल्क हमारी पहचान और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। आज भी हमारा वही एजेंडा है, और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं। आई होप कि जो हमारा मेन मकसद है उसमें हम सुरखरू हो सके और मिलजुल के अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज़ कराने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना सियासी जमातों का काम है। सवाल किया कि ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी इजाद थी। उसमें इलेक्शन कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज कराने की दरख्वास्त वापस लेने की खारिज कर दी। निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत से मुताल्लिक सवाल भी उठा दिया। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। कहा, कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना सियासी जमातों का काम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फारूक एच नाइक से सवाल किया कि ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी इजाद थी। फारूक नाइक ने कहा, ज़ियाउल हक आईनी तजदीद के ऑर्डर के जरिए निगरान हुकूमत का तस्वुर लाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि साफ, शफाफ और धांधली से पाक इंतखाबात जब इलेक्शन कमीशन ने कराना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है। अपडेट करेंगे आपको। खान यूनिस पर 1 घंटे में दूसरा इस्राएली हमला हुआ है, जिसमें दर्जनों फलस्तीनियों के जख्मी होने की इतलात हैं। इसराइल ने ठीक उस वक्त गजा के इलाके खान यूनिस में बमबारी की है जब इसराइली फजाइया ने मिसाइल दागा, जिससे होने वाले जख्मियों को अल-कुद्स अस्पताल लाया जा रहा है। खान यूनिस पर 1 घंटे में दूसरा इस्राएली हमला हुआ है, जिसमें दर्जनों फलस्तीनियों के जख्मी होने की इतलात हैं। 1 घंटा कबल भी खान यूनिस के इलाके में ही अस्पताल को निशाना बनाया गया था मिसाइल हमले के जरिए, और ये दूसरा हमला इसराइल की जानिब से खान यूनिस के इलाके में 1 घंटे के वक्फे के दौरान किया गया है। खेल से जुड़ी खबर आपको देंगे। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त देकर जारी मेगा इवेंट में अपनी चौथी फतह हासिल कर ली है। 383 रन के हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 233 रन पर ढेर हो गए। 183 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स के लिए पहाड़ सरकाने की मुहिम साबित हुआ। 122 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौटे तो बांग्लादेश की जीत का रहा सहा इम्कान खत्म हो गया। अब्दुल्ला ने भरपूर मुजाहिमत की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। 111 रन बनाकर महमूदुल्लाह बांग्लादेश की इनिंग्स में गिरने वाली 90 विकेट रहे। बांग्लादेश की पूरी टीम 47वें ओवर में आउट हो गई। ये बांग्लादेश की इवेंट में चौथी नाकामी है। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 382 रन बनाए। पीकॉक ने शानदार 174 रन की इनिंग्स खेली। हेनरी क्लासन ने 49 गेंदों पर 90 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक की रवां वर्ल्ड कप में ये तीसरी सेंचुरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज भारतीय शहर चेन्नई में प्रैक्टिस सेशन करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद कल ग्रीन शर्ट्स ने आराम किया था, जिसके दौरान प्लेयर्स ने होटल में क़याम को ही तरजीह दी थी। आज होने वाली ट्रेनिंग फ्लड लाइट में की जाएगी, जिसके दौरान बाबर एंड कंपनी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक तरबियती मश्क करेगी। भारतीय मीडिया ने बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। एक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक पीसीबी के थिंक टैंक ने क़यादत से बाबर आजम को हटाने का फैसला कर लिया है। खेल की मुख्तलिफ तर्ज में बाबर आजम के जानशीन के लिए कई नाम भी सामने आ गए हैं, जिनमें सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी फ्रंट रनर के तौर पर शामिल हैं। इन दोनों के अलावा मोहम्मद रिजवान और शान मसूद के नाम भी ज़ेरे गर्दिश हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि सरफराज अहमद को टेस्ट और वनडे की कप्तानी सौंप दी जाए। शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम की क़यादत दिए जाने का भी इम्कान है।
साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई के लिए जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक बयान में ग्रीन शर्ट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान से हारने के बाद आपकी क्या हालत होगी। अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई का इन्हिसार अगर मगर पर है। ग्रीन शर्ट्स के लिए इवेंट नॉकआउट स्टेज की शक्ल इख्तियार कर गया है। मजीद एक मैच में शिकस्त पाकिस्तान टीम को फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करना बेहद दुश्वार कर देगी। पाकिस्तान के हाथों गैर मुतवक्का शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स अब तक मेगा इवेंट के 5 में से 3 मैचेस हार चुके। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान का नंबर 5वां है। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद अफगानिस्तान छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गया। भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान का फाइनल 4 में जाना अब भी किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन अब विनिंग ट्रैक पर आने की सूरत में ग्रीन शर्ट्स के लिए वापसी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अपने बाकी 4 मैचेस लाजमी जीतना होंगे, जिसके बाद ग्रुप स्टेज पर पाकिस्तान के पॉइंट्स 12 होंगे। इस सूरत में बाबर एंड कंपनी को अपने रन रेट को भी बेहतर करना होगा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की अपने 5 मैचेस में से 2 में शिकस्त ग्रीन शर्ट्स की राह हमवार करेगी। अगर पाकिस्तान अगले 4 मैचेस में से कोई भी मैच हार जाता है तो ये शिकस्त सेमीफाइनल तक रसाई के तकरीबन तमाम इम्कानात खत्म कर देगी। बाबर एंड कंपनी को बोरिया बिस्तर लपेट कर वतन वापसी का टिकट कटाना पड़ेगा। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज एक ही मैच खेला जाएगा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के पॉइंट टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 6ठा इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। वजीर बराए मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत इजलास में पॉलिसी सतह के मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 6ठा इजलास 2 रोज तक जारी रहा। इजलास की सदारत वजीर बराए मनसूबाबंदी ने की। इजलास में पॉलिसी सतह के मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मुताल्लिक़ा वजारतों ने कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की। सरमायाकारों का एतमाद हासिल करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मुतहरिक करने के साथ साथ पुराने मनसूबों में हाइल रुकावटों को दूर करने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। कमेटी ने वजारतों और महकमों के बाहमी ताउन को सराहा। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को परखना था। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। सदर, निगरान वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सराहा। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया था। तर्जुमान का कहना था कि मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद दिफाई सलाहियत के पहलुओं का अहाता करना था। पाकिस्तान और मलेशिया की 2 तरफा फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। मुश्तरका मशकें 9 से 22 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रहीं। पाकिस्तान और मलेशिया की 2 तरफा फौजी मशक़ें मुकम्मल। मशक़ें 9 से 22 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रहीं। ISPR के मुताबिक मशक़ें क्रॉस ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग के 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। मशक़ों से पाकिस्तान और मलेशिया की अफवाज को 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मौका मिला। आइडियाज, मालूमात और महारतों के तबादले के जरिए दोनों ममालिक की फौजी अफसरों और एहलकारों को दोस्ताना ताल्लुकात बनाने का मौका भी फराहम हुआ। ISPR के मुताबिक मशक़ से मलेशिया और पाक फौज के ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत तजर्बात और महारत के इस्तेफादे के मौके मयस्सर आए। मालदीव के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो ने भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो ने कहा कि भारतीय फौजियों की मौजूदगी मालदीव को खतरे में डाल सकती है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक मालदीव के नौमुंतखब सदर ने अपनी जीत के चंद दिन के बाद भारतीय सफीर से मुलाकात में यह हुक्म दिया था। और अब आपको बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 1.25 अरब के करीब अफराद ज़हनी सेहत के मसाइल से 2-4। दौरे हाजिर में दिमाग की सेहत और नशोनुमा
कलीदी किरदार रखती है, जिसके लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़हनी सेहत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस्लामाबाद से सनाबिल जहांगीर की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़हनी सेहत के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। माहिरीन ने दिमाग से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों के मुताल्लिक़ इज़हार ख्याल किया। माहिरीन सेहत का कहना था कि 50 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब इन्हीं ज़हनी मसाइल की वजह से मनशियात का शिकार हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का जो अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन है सुइसाइड, उसकी शरह भी तेज़ी से बुलंद हो रही है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ स्टिग्मा, ये पागलपन नहीं है। और उसके बाद वो पॉलिसीज़ बनाना विच आर फ्रेंडली फॉर दोज पीपल। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से उनको कोप करने के लिए ड्रग यूज़ करते हैं। नींद नहीं आ रही, नींद आ जाएगी, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। उसके साथ ये होता है कि ड्रग यूज़ के साथ उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनके ज़्यादा हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल का मतलब सिर्फ पागल होना नहीं है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि इन मसाइल से निपटने के लिए मरबूत मेंटल हेल्थ पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ सनाबुल जहांगीर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। गार हिरा वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हुआ। मक्का मुकर्रमा में गार हिरा के दामन में वाक़े हिरा सक़ाफ़ती मरकज़ इस्लाम से मुताल्लिक़ मौसर आगाही फ़राहम कर रहा है। हिरा सक़ाफ़ती मरकज़ ने कुरान पाक के नादिर व नायाब नुस्खे भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और जनाब, आपने मछलियाँ तो बहुत खाई होंगी, मगर जो मज़ा और जायका हैदराबाद की तवे पर फ्राई की जाने वाली रहू मछली का है वो कहीं का नहीं है। मौसम हो, दस्तूर हो और गर्मा गर्म मछली हो तो क्या ही बात है। हैदराबाद के इलाके गुद्दू चौक से गुजरने वालों को तवे पर फ्राई होती मछली की भीनी भीनी खुशबू भूख को बेदार करके ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देती है। हर साल नहीं, मैं तकरीबन हर महीने आता हूँ। ठंड का सीजन जब आने लगता है, जैसे अभी थोड़ी थोड़ी खुनकी आ गई है, ऑल्दो के भी सर्दी नहीं आई पूरी, लेकिन उसके बावजूद मजा है इस मछली का अपना खाने का। रहू मछली पकाने का फन जानने वाले बावर्ची मछली की कटाई के बाद नमक लगाकर इसमें मौजूद जायके को नुमाया करते हैं और फिर पानी से धोकर इसे तवे पर मौजूद घी में पकने के अमल के हवाले कर दिया जाता है, जो कुछ ही देर में अपनी मजीद खुशबू से मुंह में पानी ले आती है। हमारे जो हैदराबाद, कराची, असगरदाई में जितने भी इलाके हैं वो तो स्पेशली आते रहते हैं रोज की बुनियाद पे, और जिनके पास भी बाहर से दोस्त आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते हैं। तवे से उतरते ही मछली पर मजेदार मसाले डालकर खाने वालों को पेश कर दिया जाता है और मछली के शौकीन अफराद तवे पर तैयार की गई लजीज मछली कांटों की परवाह किए बगैर चट कर जाते हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।